चैप्टर शुरू कर रहे हैं अब लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस यानी कि जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन चलता रहे उसके लिए कुछ प्रोसेसेस होती हैं, यस व्हाट, तो उनको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। पहले तो कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ सजीव है यानी कि जिंदा है यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो एनीथिंग विच शोज ग्रोथ, जिसमें क्या हो, ग्रोथ हो, समय के साथ साथ जो बढ़ता जाए, ग्रोथ रिप्रेजेंट करे, ग्रोथ शो करे, यानी कि वो कैसा होगा, लिविंग होगा। नॉन लिविंग थिंग्स, अगर कोई पत्थर रखा है, पत्थर तो कभी नहीं बढ़ता, जितना है उतना ही रहेगा। ग्रोथ के साथ लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है गति। पेड़ जरूर स्थायी होते हैं लेकिन वो ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं, साइज उनका बढ़ता रहता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, अपने जैसे दूसरे जीवों को जन्म भी दें। तो अगर ये चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं, ऐसी चीज़ें शो कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दैट इज कैसा है, लिविंग। ठीक है, वो कैसा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये तो बात पता चल गई कि भैया वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब जीवन तो जिंदा तो है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसको कुछ प्रॉपर प्रक्रियाएं होती हैं, वो परफॉर्म करनी पड़ती हैं जीवन भर। उन्हीं को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि द प्रोसेसेस which have to perform to continue life। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। कौन कौन सी है मेन? सबसे पहला है न्यूट्रिशन, कहते हैं ना जीने के लिए खा रहे, तो खाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, रेस्पिरेशन। थर्ड, हाथ से कर ले लो। एंड फोर्थ, चलो फटाफट लिख डालो। तो देखिए भाई, न्यूट्रिशन, तो भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको ज़रूरत होती है एनर्जी की। ठीक है, अब एनर्जी की किस लिए ज़रूरत होती है, टू वर्क, काम करने के लिए। और लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं मेड अप ऑफ सेल से। और सेल को एनर्जी चाहिए होती है, सेल नीड्स एनर्जी टू सेल रिपेयर। देखिए, सेल में अगर कोई खराबी हो जाए तो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है। रिपेयरिंग किसके लिए होती है, किससे होती है, एनर्जी से। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी आती है फूड से। ठीक है ना, और एनर्जी चाहिए होती है टू परफॉर्म डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इस वर्ड को यहीं पर समझ लीजिए कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं कि शरीर में जितने भी आपके केमिकल कन्वर्जन हो रहे हैं, कोई केमिकल लेते हो फिर वो दूसरा बनता है। जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो फिर CO2 में कन्वर्ट होता है, CO2 फिर कोई और काम करता होगा, वो अभी समझेंगे हम लोग रेस्पिरेशन में। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है केमिकल्स का, अमीनो एसिड्स बन रहे हैं दुनिया भर के, ग्लिसरॉल बन रहा है, ले तो आप कार्बोहाइड्रेट रहे हो।
तो वो सब एक्टिविटीज़ क्या कहलाती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और इन एक्टिविटीज़ को होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, कुछ एंडोथर्मिक होती हैं, कुछ एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स दे नीड हीट, हीट मीन्स एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आएगी फूड से, ठीक है ना, फूड यानी कि न्यूट्रिएंट से। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या है देख लो भाई, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लिख लीजिए। अगर नहीं आए तो साक्षी नोज एवरीथिंग, साक्षी नोज एवरीथिंग, यू कैन आस्क हर, शी विल टेल यू मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, एवरीथिंग। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, द केमिकल कन्वर्जन in animal body is known as metabolic। सरल शब्दों में अभी के लिए आपको इतना ही समझ लेना है, ठीक है। तो केमिकल कन्वर्जन जितने भी होते हैं एनिमल बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। फटाफट लिखिए इसको। तो जैसे, तो देखो भैया, तो न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से आया? डिराइव्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से आया है? न्यूट्रिएंट से आया है, ठीक है। एंड जो फूड होता है, फूड इज द सब्सटेंस which provide different nutrients। एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं। देखो भाई, बॉडी जो मेनली है सेल से बनी है पूरी बॉडी, और सेल का मुख्य पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए, यानी कि डेली चाहिए। तो प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट्स हो गया। प्रोटीन क्या हो गया? यानी कि जो चीज़ें, जिन चीज़ों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, मीन्स एक पर्याप्त अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, वो हमें डेली लेना चाहिए। जैसे कि दालें हो गए, है ना, दाल में होता है प्रोटीन। लेकिन एक और होता है न्यूट्रिएंट, जो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है। आपको भूख लगी हो, आप फल खा लो, फिर भी भूख तुरंत शांत नहीं होगी, थोड़ा समय लेगी। लेकिन आप एक समोसा खा लो, भूख तुरंत शांत। रोटी खा लो, चावल खा लो, भूख तुरंत खत्म हो जाती है, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। केला खा लो, केला में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं? ये आपको कार्बोहाइड्रेट देती है इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि तुरंत आपको एनर्जी दे देती है, आपकी भूख जो है वो समाप्त हो जाती है। फूड क्या सब्सटेंस होता है जो प्रोवाइड कराता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन ग्रोथ, cell repairing and provide एनर्जी। इन सब कामों में हमारे कौन? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर, न्यूट्रिएंट्स हमारी मदद करते हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन हेल्प इन सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ करेगा तो आप ग्रोथ करोगे, है ना। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। आप जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी खाते हो, वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है आपके शरीर को चलाने के लिए, सही तरीके से आपके शरीर को चलाने के लिए, आपकी ग्रोथ करने के लिए। अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कई बार बहुत सी बीमारी जो होती हैं वो पता नहीं चलती। बीमारी का पता नहीं चलता, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, काफ़ी इलाज करा लेते हो आप, पता ही नहीं चलता बीमारी क्या है। एक्चुअली कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो गई या किसी विटामिन की कमी हो गई, और आप लगे हो गोली खाने में। सिंपल प्रोटीन की कमी है और आप बार बार बीमार पड़ जा रहे हो। तो न्यूट्रिएंट्स इसीलिए हमेशा पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। हम लोग का जो भोजन है, हम लोग रोज़ आलू खाते हैं, रोटी खाते हैं पर डे।
आलू चावल रोटी आलू पर डे दाल कितने लोग खाते हैं पर डे? बिना चूके नहीं खाता ना कोई, तो प्रोटीन की कमी होने के चांस है कि नहीं? दाल पर डे खानी चाहिए। दाल खाओ या अंडे खाओ या दूध पियो, दूध पर डे पियो, दूध में सारे विटामिन होते हैं। चाय देखिए, आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा है, तो व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ रिएक्टेंट, इजंट इट? सो मिल्क इज डिफरेंट फ्रॉम टी, टी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टी लीव्स एंड मिल्क, तो रिएक्शन हुई है, वो तो फिजिकल रिएक्शन है, वहां पे आपकी रिएक्शन हुई है। अब वो रिएक्शन होने के बाद दूध के वो चीजें नहीं बची, बिल्कुल, साथ ही साथ आपने उसको खौला भी दिया खूब, क्लियर है? तो दूध के वो गुण नहीं बचते हैं चाय में। चाय में तो चाय केवल क्या है, एक चीज दे सकता है, हाँ कैफीन, नशा, और उस नशे से क्या होता है, एकाग्रता आती है, आपको नींद नहीं आएगी थोड़ी देर के लिए। तो मोड ऑफ अब देखिए न्यूट्रिशन कैसे होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉपिक में दो होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो एटोट्रॉप्स, ठीक है? फोटो मीन्स क्या होता है, सनलाइट, और कीमो मीन्स क्या होता है, केमिकल। तो ऑटो का मतलब स्वयं और ट्रॉपिक का मतलब इकोसिस्टम में क्या होते हैं, ये ट्रॉपिक लेवल होते हैं। ट्रॉपिक लेवल में सबसे नीचे होता है हर्ब्स, फिर होते हैं हर्बीवोर्स, फिर होते हैं कार्निवोर्स, फिर होते हैं स्कैवेंजर्स। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक हो गए एक प्रजाति हो गई, एक कम्युनिटी हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है ना? तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाए अपने बॉडी के अंदर और सनलाइट की मदद से, तो वो क्या हो गए, फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गए। इकोसिस्टम ये होता है, इकोसिस्टम मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और सबसे ज़्यादा जो आजकल प्रकृति में मार पड़ रही है वो इसी पड़ रही है, क्योंकि सबको प्लाट चाहिए 10, पड़ोसी से एक ज़्यादा। तो सबको अगर पड़ोसी से एक ज़्यादा प्लॉट खरीदना है, तो प्लॉट खरीदेंगे तो खेत खराब होंगे, खेत खराब होंगे। अब खेत तो खाना हमारी मुख्य नीड है, फंडामेंटल नीड है, तो आप जंगल काट के खेत बनाओगे। और खाने से भी जरूरी है हमारे लिए ऑक्सीजन। एक दिन बिना खाना के रह सकते हो, जैसा कि आपने कहा व्रत, एक दिन बिना ऑक्सीजन के रह सकते हो? तो ज़्यादा जरूरी क्या हो गया, ऑक्सीजन। और हम सबसे ज़्यादा मार किस पे कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ही तबाह कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम जंगल काट रहे हैं, जिसके बगैर आप एक दिन भी नहीं रह सकते, उसको हम काटते चले जा रहे हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, डिजर्टिफिकेशन होगा, है ना, रेगिस्तानीकरण, यानी कि रेगिस्तान जब बन जाएगा उगाओगे क्या, तो वो समस्याएं। हर्ब से कम होते हैं हर्बीवोर्स, उसको खाने वाले, उससे कम होते हैं कार्निवोर्स, उससे कम होते हैं स्कैवेंजर्स। हमेशा भोजन की मात्रा ज़्यादा होती है और भोजन को खाने वाले कम होते हैं। जरा पिछला एक 50-100 साल का एक ग्राफ उठा लो, हर 20 साल में जनसंख्या लगभग दुगनी हो रही है, विश्व की जनसंख्या लगभग दुगनी। जब हम लोग आज़ाद हुए थे शायद 40 करोड़ थे, आज़ाद हुए में 70 साल हुए, 4 चौको 16, कागज में हम लोग 130 करोड़ हैं आई थिंक, और बिना कागज के हम लोग 150-160 करोड़, यानी कि 4 गुने बढ़ गए। 40 का 80 हुआ, 80 का 160, 75 साल हुए में। अगले 75 साल में 160 के हम होंगे 400 करोड़। 400 करोड़ लोगों के लिए जमीन तो बचने नहीं वाली, क्या खाओगे? तो बस लड़ो, खाने के लिए लड़ोगे आप। नौकरी तो बहुत दूर की बात है, नौकरी तो भूल ही जाओ। जब आप लोग नौकरी के आओगे मांगने, तब जनसंख्या कभी 200 करोड़ के आसपास होगी भारत की, देखना। क्या ऑस्ट्रेलिया में आबादी 2 करोड़ है, भारत से दुगना है। जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उतने यहाँ रेलवे में फॉर्म भर जाते हैं 2.5 करोड़।
जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उतने आईपीएल का एक मैच देखते हैं धोनी वाला। 2.5 करोड़ लाइव, इतनी, और 2.4 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, समझी। और ये लंदन वंदन तो अपने शहर में बस रहे। आ गई बस समझ। हेटरोट्रॉफ में क्या आता है? हेटरोट्रॉफ में यानी कि भोजन के लिए, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर, तो वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ। अब इसमें क्या क्या होते हैं? सबसे पहले सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और बोलिए सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो जरा इनमें क्या क्या अंतर है। इनमें डाइजेस्टिव फूड टेक करते हैं, यानी कि फूड सिंपल फॉर्म में बॉडी के अंदर जाता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पर निर्भर रहता है, वो सिंपल का मतलब है पहले से ही डाइजेस्टेड है। फूड, देखो फूड क्या होता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, डाइजेस्ट नहीं होता, सिंपलर फॉर्म में नहीं होता कि बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सके। पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से, हार्मोन्स की मदद से, वो फूड तब ऐसा हो एब्जॉर्ब करने लायक हम बनाते हैं, होता नहीं है। जैसे आप पहले गेहूं लाते हो, गेहूं उगाते हो, गेहूं को डायरेक्ट नहीं खा सकते, पचा नहीं पाओगे, तो गेहूं को पहले छोटे छोटे दानों में पीसा जाता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, फिर भी वो पचाने लायक नहीं होता, फिर उसको पकाते हैं तब खाते हैं, उसके बाद भी वो हम डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, फिर सलाइवा उस पर एक्ट होती है, HCl एक्ट होता है, पेप्सिन एक्ट होता है नीचे, है ना, तो ट्रिप्सिन वगैरह वगैरह सारे एंजाइम जब एक्ट होते हैं तब जाके वो ग्लिसरॉल में कहीं कन्वर्ट होता है, तब जाके आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। तो कॉम्प्लेक्स फूड लिया आपने, सिंपलर फॉर्म में नहीं था, आपकी बॉडी डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन ये जो होते हैं सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बियोटिक, ये सारे के सारे सिंपलर फॉर्म जो फूड होता है, सिंपलर फॉर्म में जो डायरेक्ट एब्जॉर्बेबल होता है उसको लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं और जहां से फूड को लेते हैं। सिम्बियोटिक का मतलब होता है, म्यूचुअल वर्ड सुना होगा, यानी कि पारस्परिक, ठीक है। क्या होता है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, in this mode of nutrition both the organism provide nutrition each other, ठीक है। एग्जाम्पल, ब्लू ग्रीन, ठीक है ना। देखो क्या है कि जो समुद्र के नीचे जो पेड़ थोड़े बहुत पाए जाते हैं, पौधे, अब वहाँ इतनी सनलाइट नहीं पहुँचती, तो फोटोसिंथेसिस करने में वो उतने सक्षम नहीं होते, तो ये ग्रीन जो एल्गी होती है ये कर सकती है न्यूट्रिशन, है ना, छोटे स्तर पर, तो ये उसके चारों तरफ फैलकर क्या कर लेती है? न्यूट्रिशन ले लेती है और ये प्रोवाइड कराती है प्लांट को, और प्लांट में जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ले लेते हैं ये, तो एक दूसरे को भोजन प्रोवाइड कराते हैं, तो इस तरह का न्यूट्रिशन कहलाता है सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो ऐसा है, तो पैरासाइटिक में दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट।
ठीक है। एक्टोपैरासाइट होते हैं आउटसाइड द बॉडी, यानी कि आउटसाइड द होस्ट बॉडी, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होस्ट बॉडी के, होस्ट बॉडी कौन सी होती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। एग्जाम्पल हो गया लीस। एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो इनसाइड द होस्ट बॉडी, कहाँ पाए जाते हैं, होस्ट बॉडी। अब इसके एग्जाम्पल हो गए टेप वॉर्म, ठीक है, बच्चों में पाया जाता है सफ़ेद कीड़ा पेट में। लिवर फ्लूक, ये इसका है एंडोपैरासाइट, ठीक है। लिवर फ्लूक FLUKE, ये लीवर में पाया जाता है, गॉल ब्लैडर के पास पनपता है, उसमें फिर अंडे देता है और उसको लीवर को ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है? सुनाई नहीं दिया, लिखो इसको। हाँ राइजोबियम, हाँ राइजोट्स भी होता है, सिम्बियोटिक रिलेशन है। राइजोबियम भी सिम्बियोटिक रिलेशन है। मटर के पौधे को मिल रहा है खाना, मटर के पौधे से खाना मिल रहा है राइजोबियम को, ठीक है, और नाइट्रोजन को जो कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रेट्स में, वो नाइट्रेट्स ले रहे हैं कौन, मटर के पौधे। दैट्स इट। लीशमैनिया, लेव, लीशमैनिया कालाजार, कालाजार की बीमारी होती है। प्लाज्मोडियम, इससे मलेरिया होता है। ये सब एंडोपैरासाइट हैं। कालाजार एक बीमारी का नाम है जिसमें क्या होता है, पेट निकल आता है, बाकी सब बिल्कुल पतले हो जाते हैं, हाथ पैर, बच्चों में होती है। तो लीशमैनिया, अभी आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ से फिर से आएगा लीशमैनिया, इसलिए इस नाम को याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बाइनरी फ्यूजन इन लीशमैनिया डिस्क्राइब करना होता है, याद करो उसको।